लास्ट क्लास में तुम्हें टिंडल इफेक्ट बताया था मैंने, और इस तरह से नजर आता है। तुम देखो, दो सॉल्यूशंस हैं, लाइट पास कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, सेकंड वाले में विजिबल है ना। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड वन विल बी द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से या ऊपर से भी देखें, पता चल रहा है ना पहला वाला सॉल्यूशन, क्योंकि देखने में तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी होमोजीनियस नजर आ सकते हैं, तो दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। तो लाइट पास करने पर तुमने देखा एक में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, दूसरे के अंदर वो पाथ विजिबल है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है, टेस्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन का कि इसमें पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल। जैसे प्रोजेक्टर से भी आती हुई लाइट जो है इस तरह से नजर आती है अगर वो बीच में से पास होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में से। ठीक प्लीज। और इसी में आने वाला है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कोई भी सोल, मतलब जब कोलाइडल पार्टिकल सॉलिड हो उसके लिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट is passed through a soul and it is viewed at right angle. The path of light is visible. This is called Tyndall effect. इसको ऑब्जर्व किया था फैराडे ने और आगे स्टडी किया था टिंडल ने, तो उसी के नाम पर टिंडल इफेक्ट नाम पड़ा। और ये किसकी वजह से? दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। और जनरली ये लाइट ना कोन की फॉर्म में नजर आती है, जैसे प्रोजेक्टर से निकलती हुई लाइट कोन की फॉर्म में जाती है ना, उसको टिंडल कोन भी कहते हैं। The bright cone, yes, इधर आगे आ जाओ ना, सारे के सारे वहां कोने में जाके क्यों बैठ गए हैं? हाँ आदित्य आगे आ जाओ बेटा। आ जाओ, बस स्टार्ट तो हो ही गई है क्लास। हाँ निकलेश तुम भी इधर आ जाओ। निकलेश क्या नाम है तुम्हारा? उठ जाओ ना, कोई एक तो उठ जाओ। अरे आगे क्यों, इधर आ जाओ। इधर इतनी सारी सीटें पड़ी है, जरूरी थोड़ी सारी डेंसिटी एक ही जगह करनी है सब में। हाँ प्लीज, अपना टाइम तुम्हारा ज्यादा प्रेशियस है, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। इधर आ जाओ बेटा। So when a bright beam of light is passed through a soul and it is viewed at right angle, path of light is visible and this is called Tyndall effect. And scattering of light by colloidal particle, ये इसका रीजन था। और जो ब्राइट कोन बना है जब लाइट स्कैटर होती है तो उसको क्या कहते हैं? टिंडल कोन। ब्राइट कोन formed is called टिंडल कोन। और रीजन यही था कि कोलाइडल पार्टिकल लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं
फिर उसको स्कैटर करते हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास में भी किया। और ये स्कैटर लाइट को जब हम देखते हैं तो पाथ उसका विजिबल हो जाता है, और दैट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट तब नजर आएगा, दो हैं इसकी कंडीशंस, वो अगर सेटिस्फाइड हो तो टिंडल इफेक्ट नजर आएगा। पहला कि जो साइज है कोलाइडल पार्टिकल का, इट शुड नॉट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड। जो भी लाइट हम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस लाइट की वेवलेंथ और साइज जो है पार्टिकल का कंपैरेबल होना चाहिए, वेवलेंथ छोटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है और फेज का है, उनमें डिफरेंस होना चाहिए। इसीलिए लाइट जब एक फेज से दूसरी फेज में जाएगी, डेविएट ज्यादा होगी और स्कैटरिंग हमें प्रॉपर नजर आएगी। So two conditions which should be satisfied for Tyndall effect are, two conditions for Tyndall effect are, पहला, diameter of particles is not much smaller than the wavelength of light used. और सेकेंड है the refractive index of dispersed phase and medium differ greatly in magnitude. जो कॉमेट की टेल होती है ना, वो भी टिंडल इफेक्ट ही है, देखा होगा, कॉमेट के पीछे एक लंबी सी टेल जाती है, तो वो भी उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो लाइट को, जो कॉमेट से निकलने वाली लाइट है, उसको स्कैटर कर देते हैं, तो वो स्कैटर लाइट ही निकलती है। तो इसके जो एप्लीकेशन या कॉन्सिक्वेंसेज हैं टिंडल इफेक्ट के, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो भी टिंडल इफेक्ट का ही एक इफेक्ट है। और tail of comet, even blue color of sky and sea water, और सबसे बड़ा यूज इसका है, इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन होगा तो हमें कभी भी नजर नहीं आएगा, कोलाइडल होगा तो नजर आएगा। तुम्हें याद होगा मैंने बताया थे दो तरह, पीछे लास्ट रो बातें नहीं, दूसरा तुम्हें मैंने बताया था कि लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल में से जो लायोफोबिक सोल है उनमें ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, लायोफिलिक में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। रीजन, पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल है लायोफिलिक सोल का। इसके अलावा ज़िग्मोंडी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था जो टिंडल इफेक्ट पर ही बेस्ड है। हाँ बोलो, नजर भी आए। जो एक रूल है ना कि जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब हुई उसकी जो डिस्टेंस है वो पार्टिकल साइज के कंपैरेबल होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर एब्सॉर्ब होगी। बहुत कम होगी तो उसकी एब्सॉर्बेंस कम हो जाएगी, वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ज़िग्मोंडी, ZSI, ज़िग्मोंडी used Tyndall effect to set up ultra माइक्रोस्कोप। जैसे पूछा गया था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कौन सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो लाइक दैट ये हमें बताना चाहिए। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन
टिंडल इफेक्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। उसमें लाइट फोकस की जाती है माइक्रोस्कोप पर, राइट एंगल से माइक्रोस्कोप पर हम देखते हैं स्कैटर्ड लाइट को और उसे आइडिया लगता है हमें पार्टिकल साइज का। पार्टिकल नजर नहीं आते, लाइट नजर आती है, उस लाइट से हमें साइज का आइडिया लगता है। तो टिंडल इफेक्ट कोलाइडल पार्टिकल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, राइट। ऐसी अगर हमसे पूछा जाए काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है कोलाइडल पार्टिकल की, तो वो है उसकी ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडल पार्टिकल हमेशा ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं। तुमने जरूर डस्ट पार्टिकल देखे होंगे, सनलाइट जब आती है रूम में, जैसे एक स्लिट में से अगर आ रही हो तो तुमने देखा होगा बीच में घूमते हुए डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं, उसको हम कहते हैं उनकी ब्राउनियन मूवमेंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, काइनेटिक प्रॉपर्टी it is Brownian movement. The continuous rapid zigzag motion. The continuous rapid zigzag motion of colloidal particle in dispersion medium. जैसे डस्ट के लिए तो मीडियम गैस होता है ना, तो गैस में वो सॉलिड डस्ट पार्टिकल जिगजैग मोशन करते रहते हैं। Is called Brownian movement. और इसका रीजन क्या है? जब मीडियम के पार्टिकल की अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट होती है पार्टिकल के ऊपर, एक तरफ से मीडियम टकराया पार्टिकल से, पार्टिकल घूम गया, फिर वो पार्टिकल की दूसरी जगह गया, फिर मीडियम ने उसको धक्का दिया, तीसरी जगह चला गया। इस तरह से मीडियम उसको बम्बार्डमेंट करता रहेगा और पार्टिकल ऐसे घूमते रहेंगे। और ये मूवमेंट उन पार्टिकल को नीचे सेटल नहीं होने देगी, मतलब ये कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इससे काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी उससे ये पार्टिकल घूमते रहेंगे, कोलाइडल स्टेट में रहेंगे, वो सस्पेंशन की तरह सेटल नहीं हो पाएंगे। तो रीजन लिख लीजिए, द ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू it is due to bombardment of due to unbalanced bombardment of the particles by molecules of dispersion medium. एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो मूवमेंट है पार्टिकल की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये पार्टिकल के साइज पे और मीडियम की विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी, छोटा हुआ तो मूवमेंट ज्यादा होगी, और अगर मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा हुई तो पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे ना। तो जितनी विस्कोसिटी मीडियम की ज्यादा उतनी बाउंडियन मूवमेंट कम, और जितनी पार्टिकल की साइज छोटा उतनी मूवमेंट ज्यादा। वो पार्टिकल किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर इतनी डिपेंड नहीं करती जितनी कि इन दो फैक्टर पे डिपेंड करती। तो लिख लीजिए, दिस मोशन is independent of nature of particle or nature of colloid, but depend on size of particle and viscosity of medium. Smaller size and lesser viscosity
faster the motion. Smaller the size, lesser viscosity, faster will be this motion. और सबसे बड़ी बात क्या है? This motion is responsible for stability of soul. This motion is responsible for stability of soul. Doesn't permit particle to settle. It does not permit particles to settle. इससे पार्टिकल मूव करते रहते हैं और कोलाइडल स्टेट में रहते हैं. हाँ जी, ये समझ में आया काइनेटिक प्रॉपर्टी पार्टिकल्स की. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ जी, हाँ लिख लीजिए. और प्रॉपर्टी का क्या रीजन है वो पता होना चाहिए. उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है वो पता होनी चाहिए. और सबसे बड़ी बात ये नेचर की जगह किस पे डिपेंड कर रही है? साइज पे, विस्कोसिटी पे. और तुम्हें पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिस्पांसिबल फॉर ब्राउनियन मूवमेंट, व्हिच मेक द ब्राउनियन मूवमेंट फास्टर. तो साइज है या उन पर विस्कोसिटी है या नेचर है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका साइज है. ठीक है. अगली प्रॉपर्टी है चार्ज. चार्ज ऑन पार्टिकल. कैसे आता है चार्ज? तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि लायोफिलिक सोल दे मे हैव चार्ज, बट लायोफोबिक सोल दे ऑलवेज हैव चार्ज. वो तो चार्ज होगा तभी बनेंगे, क्योंकि लायोफिलिक सोल तो इसलिए कोलाइडल स्टेट में आ गए ना कि उनकी पार्टिकल की मीडियम के लिए अफिनिटी थी. तो लायोफोबिक के तो मीडियम के लिए भी अफिनिटी नहीं है, तो फिर वो सेटल क्यों नहीं हो गए? इसका मतलब एक चीज थी क्या कि पार्टिकल पर चार्ज था और दो सेम चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे से रिपेल कर रहे थे और रिपल्शन की वजह से उनको कोलाइडल स्टेट में रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलती जा रही थी. सो कोलाइडल पार्टिकल कैरी चार्ज. मोस्टली दे कैरी चार्ज. Most of the colloidal particle carry electrical charge. And mutual repulsion between similarly charged particle prevent them from aggregation. And settling under action of gravity. तो एक चीज तो है उसकी ब्राउनियन मोशन जो उसको सेटल होने से रोकती है. दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? चार्ज. सेम चार्ज पार्टिकल पर होना और चार्ज सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होना, ये भी पार्टिकल को सेटल होने से रोकती है. अब ये चार्ज कैसे आता है पार्टिकल्स पर? एक तो मैंने पिछली क्लास में बताया था तुम्हें, पेप्टाइजेशन है ना. पेप्टाइजेशन भी रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए. जब एक कॉमन आयन सरफेस पे अडजॉर्ब हो जाता है और उससे उस पे चार्ज आ जाता है. बट अदर देन दैट और भी कई रीजन है जिससे पार्टिकल पर चार्ज आ जाता है. एक लिस्ट है कुछ पार्टिकल्स की जिनमें हमेशा एक टिपिकल चार्ज रहता है, जैसे कि हाइड्रोक्साइड जो है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, उनपे क्या चार्ज बताया था मैंने? पॉजिटिव चार्ज. एक मिनट ये स्लाइड देख लीजिए. सो पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन कौन से हैं? वैसे तो मेथड पे भी डिपेंड करता है, पर जनरली हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं इसको.
दे हैव जनरली चार्ज, जैसे Fe2O3.XH2 ऐसे लिख दें या FeOH3 लिख दें। जस्ट अ मिनट, रुक जाए जरा। हाँ अंकिता लिख लिया। तो एक तो पॉजिटिवली चार्ज सोल मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे। दूसरा तुम्हें याद होगा हमने प्रोटीन्स में किया था कि प्रोटीन एसिडिक मीडियम में पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, याद है ना, ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हैं और अगर मीडियम एसिडिक हो तो उन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ भी है प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स कोलाइडल स्टेट में रहते हैं, प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम। जैसे हीमोग्लोबिन पॉजिटिव सोल है, पर प्लाज्मा जो है वो नेगेटिव में आता है। ऐसे ही कुछ डाइज भी होते हैं जिनको बेसिक डाइज कहते हैं। बेसिक डाइज जैसे मिथाइलिन ब्लू है, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है। हाँ, ये पार्टिकल पे कह रहे हैं, मीडियम पे चार्ज हमेशा ऑपोजिट होगा। ये मैं सोल पे चार्ज बता रही हूँ ना, सोल मतलब पार्टिकल। हाँ, डिस्पर्स्ड फेस, नेगेटिवली चार्ज सोल, इसमें आ जाते हैं मेटल के सोल, जैसे सिल्वर सोल, कॉपर सोल। याद करो पिछले क्लास में मेथड बताया था, ब्रैडी-इज़ार्क मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, वो इन्हीं मेटल के लिए यूज किया जाता है, गोल्ड सोल। और याद करो उसमें मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो उन पार्टिकल पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो ये है पहला एग्जांपल, मेटल सोल प्रिपेयर्ड बाय ब्रैडीज मेथड। दे आर नेगेटिवली चार्ज सोल। उसके बाद बताया था मेटल सल्फाइड जो H2S पास करके बनते हैं, उनकी सरफेस पर एक्स्ट्रा H2S एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है। जितने भी सल्फाइड हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। एक बार ये आईटी में क्वेश्चन आया था कि अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल को और आर्सेनिक सल्फाइड सोल को कंबाइन कर दें तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव सोल है, ये नेगेटिव सोल है। अगर हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव सोल वाले सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सोल एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना, चार्ज न्यूट्रलाइज होते हैं वो सेटल हो जाएंगे नीचे। तो उसका रीजन क्या था? म्यूचुअल कोगुलेशन, कोगुलेट कर दिया। कोगुलेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, कोलाइडल स्टेट से नीचे सेटल होना। अभी बताऊंगी मैं आगे कोगुलेशन भी। तो मेटल सल्फाइड्स दे नॉर्मली हैव नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही एसिड डाइज, बेसिक डाई पर पॉजिटिव चार्ज है, एसिड डाइज पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे इओसिन डाई, इओसिन डाई मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होगा, वो जो स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं उसमें इओसिन से सेल को डाई करते हैं ना, तो इओसिन डाई इसी कैटेगरी में आते हैं। और स्टार्च सोल, गम है, जेलेटिन है, क्ले, ये सब किस में आते हैं? क्ले सिलिकेट से मिलकर बना होता है और ये नेगेटिवली चार्ज सोल है। प्रोटीन सोल किस में है? पॉजिटिवली चार्ज सोल में। स्टार्च वगैरह जो है वो किस कैटेगरी में है? नेगेटिव सोल में। अब क्या क्या रीजन थे चार्ज आने के? तो कॉज ऑफ गेटिंग चार्ज, क्या क्या मेथड है जहां से पार्टिकल्स पर चार्ज आ जाता है? तो लिख लीजिए मेथड, रीजन फॉर चार्ज ऑन पार्टिकल। क्ले सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट्स में नेगेटिवली चार्ज जो आयन है वो पार्टिकल बनाता है।
ठीक है, तो पहला रीजन चार्ज का था पेप्टाइजेशन, दैट इज एडसॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, जो हमने पिछली क्लास में किया था, कॉमन आयन एट सरफेस ऑफ पार्टिकल। जैसे Fe2O3.XH2O, अगर ये फेरिक आयन एब्जॉर्ब कर ले, जनरली फेरिक आयन एब्जॉर्ब करता है तो इस पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको बेसिक मीडियम में रखा होता, NaOH एक्सेस में डाला होता, तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, तो ये एक तरह का हाइड्रोक्साइड ही है, तो अपनी सरफेस पर हाइड्रोक्साइड आयन एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से इस पे चार्ज आ जाएगा। तो पेप्टाइजिंग एजेंट कौन सा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए, बट हमेशा एब्जॉर्ब वही होगा जो कॉमन आयन होगा, जो उस सोल के अंदर भी प्रेजेंट होगा, वही आयन एब्जॉर्ब होगा। दूसरा रीजन था इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बाय सोल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोडिस्पर्जन। इलेक्ट्रोडिस्पर्जन, ब्रैडी-इज़ार्ड मेथड जो था, इलेक्ट्रोडिस्पर्जन ऑफ मेटल, और इससे हमेशा जो सोल बनेंगे वो नेगेटिव सोल बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कैप्चर होगा तो ऑब्वियस है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरा रीजन, याद करो हमने माइसेल्स किए थे ना, उसमें सोप अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है और रेडियली अरेंज हो जाता है, तो जब वो खुद को डिसोसिएट कर लेगा तो चार्ज आ जाएगा ना, सोडियम आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे और पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो अगला रीजन क्या है, ड्यू टू सेल्फ डिसोसिएशन। लाइक soap and detergents, when dissolved in water, they form negative soap called micelles, आयोनाइज हो जाते हैं और रेडियली अरेंज हो जाते हैं, तो चार्ज का एक रीजन ये भी है। और एक रीजन है मीडियम, पीएच। पीएच भी चेंज करने से पार्टिकल पर चार्ज चेंज हो जाता है। याद करो प्रोटीन में पीआई बताया था मैंने, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, याद है ना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर उस पर कोई चार्ज नहीं होता और की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन ये लिख लिया सबने, लेकिन सबको पता है प्रोटीन्स में इस तरह से स्वीटर आयन प्रेजेंट होता है। अगर मीडियम एसिडिक हो, एसिडिक मीडियम में H+ आयन ज्यादा होंगे और वो एसिड ग्रुप को प्रोटोनेट कर देंगे, और एसिड ग्रुप प्रोटोनेट हो गया तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो अब हमें ये जो सोल मिलेगा, क्योंकि कोलाइडल स्टेट में ही होते हैं प्रोटीन, तो ये पॉजिटिव सोल मिल जाएगा। अगर मीडियम बेसिक होता, मतलब हाई पीएच होती, पीएच विद रिस्पेक्ट टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उससे ज्यादा होती, तब इसमें OH आयन होते हैं, वो इसमें से H+ आयन को निकाल देते और ओवरऑल चार्ज क्या होता, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव सोल बन जाता। इसका मतलब मीडियम के हिसाब से भी चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव सोल। इन एसिडिक मीडियम हमेशा पॉजिटिव सोल बनते हैं, इन बेसिक मीडियम नेगेटिव सोल बनते हैं। प्रोटीन्स में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना हमेशा याद रखना, जो चार्ज सोल पर होता है उसका ऑपोजिट चार्ज किस पे आता है, मीडियम पर। क्योंकि मान लो मीडियम बेसिक है, NaOH है, तो Na पॉजिटिव आयन तो मीडियम में जाएगा
और OH आयन इसके H+ आयन को लेकर NH3 के न्यूट्रल हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो मीडियम पर चार्ज हमेशा पार्टिकल के ऑपोजिट होता है। हाँ जी, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया अभी, ये लिखे सबने कि मान लीजिए ये एक कोलाइडल पार्टिकल था, इसने अपनी सरफेस पर पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब कर लिए, और चार्ज बन गया। इसके अराउंड मीडियम था, और मीडियम पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है मीडियम का, ये तो घूमता रहेगा ना, मीडियम तो मूविंग है, घूमेगा, ये लेयर पूरी की पूरी आगे चली जाएगी, फिर दूसरी लेयर आ जाएगी सरफेस पर। तो इस मीडियम की जो लेयर है इसको मोबाइल लेयर कहते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर या मोबाइल लेयर। लेकिन जो पार्टिकल है वो फिक्स्ड है, उसके अराउंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वो नहीं कहीं जा रहे हैं, वो पार्टिकल के ऊपर ही रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर या कॉम्पैक्ट लेयर। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमेशा दो लेयर्स होती हैं, एक फिक्स्ड लेयर चार्ज की और एक मूविंग लेयर चार्ज की। इस फिक्स्ड और मूविंग लेयर के बीच में दो ऑपोजिट चार्ज आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और इन डबल लेयर को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो लिख लीजिए, द combination of two layers of opposite charge around colloidal particle। एक लेयर पार्टिकल के अराउंड थी चार्ज की, दूसरी लेयर मोबाइल लेयर जो मीडियम की थी, इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। And potential difference between fixed layer and diffuse layer is called zeta potential or electrokinetic potential। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड डाल दें, बैटरी से कनेक्ट कर दें और कुछ पोटेंशियल अप्लाई करें, तो जब हम जीटा पोटेंशियल के जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे या उससे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तभी ये दो लेयर सेपरेट हो पाएंगे। अगर हमने पोटेंशियल अप्लाई जो किया वो जीटा पोटेंशियल से कम है तो ये लेयर इसके ऊपर रहेगी, लेकिन अगर हमने उससे ज्यादा या उसके बराबर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो लेयर सेपरेट हो जाएगी और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी। जैसे नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट पे चले जाएंगे और पॉजिटिव लेयर है वो नेगेटिव प्लेट पे चले जाएंगे। इस तरह से हम पार्टिकल को मीडियम से सेपरेट कर पाएंगे। क्या है समझ में? तो इतना पोटेंशियल अप्लाई करने पर ही ऐसा होगा। और ये आ जाती है अब कोलाइडल पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। पहले बताइए डबल लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जिस तरह से सेल के अंदर हर इलेक्ट्रोड में एक डबल, एक तरफ पॉजिटिव पार्ट आ जाता है, एक तरफ नेगेटिव पार्ट आ जाता है, और उसी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को रोकने के लिए तुम्हें याद होगा हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। अगर सॉल्ट ब्रिज ना होता तो एनोड से याद करो जिंक आयन सॉल्यूशन में आए थे, कैथोड से सल्फेट आयन आए थे, तो ये ऑपोजिट लेयर आपस में ही एक लेयर बना लेंगे और एक नया एक्स्ट्रा पोटेंशियल सॉल्यूशन में डेवलप हो जाएगा। उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल को रोकने के लिए ही हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ताकि एक तरफ का पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ का नेगेटिव चार्ज आपस में कोई पोटेंशियल लेयर ना बना ले।
तो अगली प्रॉपर्टी देखें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिफाइन कैसे करते हैं? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, आइदर कैथोड और एनोड, जैसा उस पे चार्ज है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। पार्टिकल की मूवमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। सो इट इज मूवमेंट ऑफ colloidal particle either towards cathode or anode depending on their charges. Under the influence of electric field. अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ जाएंगे। अगर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, केटायनिक है, तो कैथोड की तरफ जाएंगे, अनायनिक है तो एनोड की तरफ जाएंगे। तो जैसा चार्ज है उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल मूव करेंगे और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब किस रेट से मूवमेंट हो रही है कोलाइडल पार्टिकल की अंडर अप्लाइड फील्ड, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ज्यादा है या कम है उसको एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में। ये डेफिनेशन लिख रही सबने इलेक्ट्रोफोरेसिस की। दूसरा लिखो, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ, हाँ लिखना है क्या भाई? रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल under the applied field is expressed in terms of electrophoretic mobility. जैसे कि हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया पर सेंटीमीटर डिस्टेंस और उस पर पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो वो उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी। अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the colloidal particle in 1 second under potential gradient of 1 volt per centimeter। छोटा पार्टिकल होगा तो मूवमेंट ज्यादा होगी, मोबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेन एप्लीकेशन क्या है? नेचर ऑफ चार्ज पता चल जाएगा। अगर मान लो हमने एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और जो पार्टिकल्स थे वो कैथोड पे डिपॉजिट हो गए, इसका मतलब क्या था कि पार्टिकल पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और मीडियम पर चार्ज उसका ऑपोजिट। सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू फाइंड चार्ज ऑन पार्टिकल। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट चार्ज ऑन पार्टिकल।
और बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इस प्रॉपर्टी की, जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल वायर पर रबर की कोटिंग की जाती है ना, तो इलेक्ट्रिकल वायर का इलेक्ट्रोड बना देते हैं और जो रबर सोल्यूशन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड की तरफ जाएगा। एनोड पर जो है इलेक्ट्रिकल जिस पे डिपॉजिट करना है रबर, उसका वो उस मटेरियल का एनोड बना देंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो रबर पार्टिकल स्टिक हो जाएंगे उन वायर्स पर। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तो यहाँ काम किया जाता है। दूसरा सीवेज डिस्पोजल, जो मड होती है उसको पास किया जाता है इलेक्ट्रिक प्लेट से, चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट से। तो जो मड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे रिस्पेक्टिव मेटल प्लेट पर जाकर और उसमें से जो बचा हुआ वाटर है वो निकल जाएगा, जिसको इरिगेशन के लिए यूज किया जा सकता है। और सीवेज डिस्पोजल भी हो गया, वहां भी यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर लगे होते हैं। इस प्रेसिपिटेटर में कुछ नहीं होता, उस डब्बे के अंदर कुछ चार्ज प्लेट्स लगा दी जाती हैं, तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है वो उसमें से पास किया जाता है प्रेसिपिटेटर में से। जैसे ही वो स्मोक उसमें से पास होगा, उसके स्मोक पार्टिकल जो कि चार्ज है वो मेटल प्लेट पर जाएंगे और वहां न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रल होते ही वो नीचे सेटल हो जाएंगे। सेटल होके जो कार्बन हमें मिला उसको यूज कर सकते हैं एज ए फिलर वगैरह, और जो एयर थी प्योर एयर वो बाहर निकल जाएगी। तो कई एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो लिख लीजिए एप्लीकेशन में application of electrophoresis first है coating rubber on metallic articles, कुछ भी हो सकता है, वायर भी हो सकती है, समथिंग एल्स। दूसरा removing sludge from sewage waste, तुमसे पूछा जाएगा इसमें ये प्रॉपर्टी, ये वाला जो एप्लीकेशन है किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तीसरा रिमूविंग कार्बन पार्टिकल फ्रॉम स्मोक by using Cottrell smoke precipitator. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम पार्टिकल को मीडियम से सेपरेट कर सकते हैं और उस पर क्या चार्ज है वो तो पता लग ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलाइडल पार्टिकल की। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में टिंडल इफेक्ट, काइनेटिक प्रॉपर्टीज में ब्राउनियन मूवमेंट, उसके बाद हमने चार्ज देखा और चार्ज पर बेस्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगली प्रॉपर्टी है, प्रोसेस है रादर, ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। यहां तक लिखे है सबने? इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टी पार्टिकल की मूवमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है। और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है, याद करो, ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिखने से पहले बताओ मुझे। ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन में से तो सॉल्यूट भी नहीं पास हो सकता, सिर्फ मीडियम पास होता है। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, हम कोलाइडल सॉल्यूशन को एनक्लोज कर देते हैं ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन के बीच, ठीक है, और दोनों तरफ इलेक्ट्रिक प्लेट लगा देते हैं। अब जो मीडियम है वो मूव करेगा, किस तरह मूव करेगा, और जहां चार्ज प्लेट ऑपोजिट होगी, मान लो मीडियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। अगर मीडियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो पार्टिकल पर चार्ज क्या होगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हमें पार्टिकल पर चार्ज पता चल गया, नॉट बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल
बाय मूवमेंट ऑफ मीडियम। तो लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि इन दिस प्रॉपर्टी देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ मीडियम, तो दोनों का नेचर डिफरेंट हो गया ना। वो इलेक्ट्रोफोरेसिस था, ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है। सो a Soule solution is electrically neutral because medium carries an equal but opposite charge. Medium carries equal but opposite charge to that of colloidal particle. And the movement of medium is towards opposite plate as that of the movement of particle. Movement of medium is towards the opposite plate as that of the movement of particle. ये normally होता है. But if a colloidal solution is enclosed between semi-permeable membrane or osmotic membrane, तो क्या होगा? Only medium particle will move towards the opposite plate. समझ में आया? That is called electroosmosis. लिख लीजिए. But if a colloidal solution is enclosed, if colloidal solution is enclosed within semi-permeable membrane or osmotic membrane, and potential is applied. कितना potential? More than zeta potential. More than zeta potential. क्योंकि zeta potential से कम पे तो वो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनी रहेगी, सेपरेट ही नहीं होगी. More than zeta potential, then medium will move, and only medium will move. Medium will move towards opposite plate. This is called electroosmosis. इसमें ना तो सोल्यूट मूव करेगा ना पार्टिकल मूव करेंगे, क्योंकि वो तो पास ही नहीं कर सकते ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन के थ्रू, और पास करेगा सिर्फ मीडियम. हाँ, स्ट्रक्चर बता रहे इसके ऑपरेटर्स की. जैसे देखिए, हाँ लिख लिया था पिछला. जैसे कि ये ऑपरेटर्स है, इसमें यहाँ हमने ये मेम्ब्रेन लगा रखी है, और इसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है. मीडियम भी है. ये प्लेट्स, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ पर
इस साइड में हॉलो ट्यूब सी इसमें से पास हुई है और यहाँ सब जगह मीडियम है। ठीक है, जैसे ही इसमें बीच में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाला, पहले से सिर्फ मीडियम था, यहां से हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाला, कोलाइडल सोल। जैसे ही कोलाइडल सोल डाला, जो मीडियम के पार्टिकल है वो मूव करना शुरू करेंगे। मान लो वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये वाली जो प्लेट थी, इधर वाली जो ट्यूब थी, उसका लेवल बढ़ जाएगा, जितना पहले उससे ज्यादा बढ़ गया। तो जिस तरफ की साइड का ट्यूब का वॉल्यूम बढ़ा, उसका लेवल इंक्रीज हुआ, मतलब मीडियम उसी तरह मूव किया होगा। और मीडियम पॉजिटिव प्लेट की तरह मूव कर रहा है, तो मीडियम पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। तो इन दैट केस पार्टिकल पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस से भी हमें चार्ज पता चल जाता है, पर इससे डायरेक्टली चार्ज किसका पता चलता है? मीडियम का, और उसका ऑपोजिट चार्ज किसका हो जाएगा? पार्टिकल का। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें पार्टिकल का डायरेक्ट चार्ज पता चल जाता है, क्योंकि पार्टिकल जाके सेटल हो जाते हैं उस प्लेट पर। आई थिंक दोनों प्रोसेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और दोनों ही प्रॉपर्टी चार्ज की वजह से। एक में मूवमेंट मीडियम की हुई, एक में मूवमेंट पार्टिकल की। जीटा पोटेंशियल लगाना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जब तक सेपरेट नहीं होगी, पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। और इसीलिए पार्टिकल को जब हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे रखा, तो उनकी मूवमेंट कहीं भी नहीं हुई, तो इनपे नेट चार्ज क्या था? 0। पीएच भी रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज होगा तो मूवमेंट होगी ना। पीछे मत देखो, बस आगे देखो। हाँ जी प्लीज, क्लियर। अब तक हम बात कर रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशन में कितनी देर तक सेटल रहता है नॉल। अब अगर हमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन में से पार्टिकल को सेपरेट करना है, प्रेसिपिटाइज करना है, जैसे घर में चीज बनाते हुए हम क्या करते हैं? मिल्क में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा एसिड डाल के इसको बॉईल करते हैं, तो सारा जो चीज है वो सेपरेट हो जाता है, और उसको उसे फिर मीडियम से हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन भी कहते हैं इसको। तो अगली प्रॉपर्टी है कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन, it is settling down of dispersed soul particles from medium is called coagulation और precipitation और flocculation। मीडियम से पार्टिकल को सेपरेट करने का तरीका। और ये कैसे किया जा सकता है? चार्ज न्यूट्रलाइज कर दो किसी तरीके से, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर पार्टिकल टकराएंगे तो एग्रीगेट हो जाएंगे, साइज बड़ा हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएंगे। पीएच चेंज कर दो, चार्ज चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा चार्ज। एक पर्टिकुलर पीएच पर चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, कोगुलेट हो जाएंगे। म्यूचुअल कोगुलेशन कर दो, दो ऑपोजिटली चार्ज सोल वाले सॉल्यूशन को मिक्स कर दो, तो क्या होगा? दोनों ऑपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल कंबाइन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। सो देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कोगुलेशन। वो कौन कौन से हैं देखिए जरा। दिस कैन बी डन बाय, coagulation can be done by addition of electrolyte, addition of
इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या करेंगे, जो सरफेस पे एडजॉर्ब पार्टिकल है ना उनको खींच लेंगे बाहर, जिसकी वजह से चार्ज आया था उस पार्टिकल के लिए इनकी अफिनिटी होगी, उसको बाहर खींच लेंगे और पार्टिकल सरफेस से निकला, कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे जो चार्ज था जिसकी वजह से वो अगर निकल गया बाहर तो बचे हुए पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होगा और वो सेटल हो जाएगा। पेप्टाइजेशन में हमने देखा था ना, समथिंग इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, तो जो सरफेस पे चार्ज पार्टिकल एब्जॉर्ब्ड है, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, उसको वापस खींच लेंगे बाहर और उससे उस पे चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। बताती हूँ मैं इसको। दूसरा अभी हमने किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीटा पोटेंशियल लगाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोड पे जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बातें नहीं इधर, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तीसरा म्यूचुअल कोगुलेशन, मतलब मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल, मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल, म्यूचुअल कोगुलेशन। कई बार बॉइलिंग से भी हो जाता है, जब हम बॉईल करते हैं तो मीडियम बार बार टकराता है पार्टिकल से, और मीडियम पर चार्ज क्या होता है, ऑपोजिट, बार बार टकराएगा तो उस पर जो एडजॉर्ब पार्टिकल है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस तरह से ये जैसे ही चार्ज खत्म हुआ सेटल हो गया। इसके अलावा परसिस्टेंट डायलिसिस, बार बार अगर हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करवाते जाएं, मीडियम को बार बार पास करते रहे और बाहर इलेक्ट्रिक प्लेट भी लगा दें, तो सोल्यूट तो बाहर निकलेगा ही, पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि पार्टिकल के ऊपर जो एब्जॉर्ब्ड आयन है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाए। बार बार अगर उसके ऊपर डालते रहेंगे मीडियम, तो सरफेस के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर लॉन्ग टाइम तक डायलिसिस करवाया जाए तो ये कोगुलेशन शुरू हो जाता है ब्लड का। तो ये कुछ मेथड है जिसमें सबसे पहले हम करते हैं ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इसमें यूज होती है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अगर हम, हाँ यहाँ तक लिख लिया सबने, तो पहला वाला टर्म हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक रूल इसके लिए दिया गया था, शुल्ज हार्डीज रूल, ये क्या कहता है, लिखना बाद में, सुन लो पहले समझ लो उसको। मान लो एक सोल है, हाँ जी लास्ट रो, कुछ लिखना है, एक पॉजिटिव सोल है, हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसमें पॉजिटिव सोल है, और हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव आयन कौन होगा जो उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दे, आयन। तो हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, जैसे हमने NaCl डाला, सोडियम सल्फेट है दूसरी बार, तीसरी बार हमने सोडियम फॉस्फेट डाला। तो रूल क्या कहता है कि जैसे जैसे इफेक्टिव आयन की वैलेंसी बढ़ती है उसकी कोगुलेटिंग पावर बढ़ती है। पावर का मतलब बहुत थोड़ा सा डालने से वो कोगुलेट हो जाता है, होना भी चाहिए ना। हाँ जी, तो शुल्ज हार्डीज क्या कहता है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन बेटर विल बी, मोर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। समझा, मोर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर, मतलब इसकी बहुत कम क्वांटिटी डालनी पड़ेगी टू कोगुलेट दिस सोल। मतलब इन तीनों में से कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, सोडियम सल्फेट की। सो द अमाउंट
coagulating value quantity added will be minimum for सोडियम फॉस्फेट। जब हम एक सोल में कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो सोल प्रेसिपिटाइज हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। कितनी क्वांटिटी सोल की को प्रेसिपिटाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट की डालनी पड़ी, उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन वैल्यू। समझ आ रहा है? और वो वैल्यू अगर कम है तो मतलब उसकी पावर ज्यादा है, कोगुलेट करने की पावर ज्यादा है। तो अगर एक पॉजिटिव सोल है तो उसके लिए इफेक्टिव आयन कौन होगा? इलेक्ट्रोलाइट का अनायन। समझ में आई? ऐसे ही अगर ये नेगेटिव सोल है तो उसके लिए इफेक्टिव आयन क्या होगा? कैटायन। जैसे इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, NaCl है, तो सबसे इफेक्टिव आयन कौन सा होगा? एल्यूमिनियम आयन। तो इसकी पावर जो है, कोगुलेट करने की पावर सबसे ज्यादा होगी। तो शूल्ज़ एंड हार्डीज रूल क्या कहता है? पहले डेफिनेशन लिख लो। कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन पावर, ये क्या है? इन टर्म का मतलब क्या है वो देखें। कोगुलेशन पावर, पहले पावर की बात करते हैं। कोगुलेशन पावर ग्रेटर द valency of effective ion of electrolyte, faster will be coagulation. कोगुलेशन मतलब सेपरेशन, पार्टिकल का मीडियम से सेपरेशन। और इफेक्टिव आयन क्या होगा? इफेक्टिव आयन will be that which have charge opposite to that of particle. जैसे कि फॉर नेगेटिव सोल, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, ये वैसे ही नेगेटिव सोल होता है। फॉर नेगेटिव सोल, ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर, विल बी AlCl3 की सबसे ज्यादा, फिर कैल्शियम क्लोराइड, फिर NaCl। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा सोल नेगेटिव सोल था, उसके लिए इफेक्टिव आयन कैटायन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के कैटायन पर +3 चार्ज है, ये +2 चार्ज है, सोडियम पर +1 चार्ज। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस टू कोगुलेट। इसको कोगुलेटिंग पावर भी कहते हैं। पॉजिटिव सोल के लिए जैसे FeCN6-4 फॉस्फेट, देन सल्फेट, देन क्लोराइड। नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चार्ज। शूल्ज़-हार्डीज रूल यही कहता है, जितनी ज्यादा इफेक्टिव आयन की वैलेंसी होगी उतनी ही उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। ये ऑर्डर समझ में आया? और क्वेश्चन ध्यान से देखो कि पावर का ऑर्डर पूछा जा रहा है या फिर वैल्यू का ऑर्डर पूछा जा रहा है, क्योंकि कोगुलेटिंग वैल्यू उस क्वांटिटी को कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। जिसकी पावर ज्यादा होगी प्रेसिपिटाइज करने की, उसकी क्वांटिटी कम डालनी पड़ेगी ना, तो उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी। तो कोगुलेटिंग वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? पहले बताएं, समझ में आया? नेगेटिव सोल के लिए इफेक्टिव आयन पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव सोल के लिए इफेक्टिव आयन नेगेटिव आयन। जितनी नेगेटिव आयन की वैलेंसी ज्यादा उतनी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा। हाँ बोलिए जरा, क्या बात है? राइट, अब डेफिनेशन आगे लिखिए। कोगुलेटिंग वैल्यू, इसको ध्यान से सुनना।
coagulating value. It is the minimum amount of electrolyte, minimum amount of electrolyte in millimoles, required to coagulate 1 liter of solution of sole within 2 hours. क्योंकि ज्यादा देर तक पड़े रहेगा तो बिना कुछ डाले भी कोगुलेट हो जाएगा, पर जल्दी से जल्दी मतलब विद इन 2 आवर अगर वो कोगुलेट हो जाए, कितनी क्वांटिटी डालनी पड़ी 1 लीटर के लिए, क्योंकि अगर लीटर ज्यादा होते तो ज्यादा क्वांटिटी डालनी पड़ती ना। तो अगर हमने 1 लीटर सोल लिया और उसमें कितने मिनिमम मिलीमोल्स डाले, मिनिमम क्यों बोले, क्योंकि ज्यादा डालते तो और जल्दी हो जाता है, समझे? सबसे कम क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी डालने पर विद इन 2 आवर वो प्रेसिपिटाइज हो गया। उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल्स। फिर देखते क्या हो रहा है, तो बातें इतनी क्या हो रही है कि खत्म ही नहीं हो रही। कंट्रोल योरसेल्फ। और इसमें अगर तुम्हें दिया होता कि इतने मोल इतने लीटर के लिए हमें डालने पड़े टू कोगुलेट, तो तुम्हें आंसर जो है हमेशा मिलीमोल्स में ही देना है। फ्लॉकुलेशन वैल्यू 20, इसका मतलब क्या हुआ, 20 मिलीमोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 लीटर ऑफ द सोल। अगर तुम्हें 10 लीटर के लिए कोई क्वांटिटी दे रखी है तो तुम्हें उसको चेंज करना है किसके लिए, 1 लीटर के लिए। हाँ, इसको देखते ठीक हो जाती है। हाँ, पता चला। सो स्मॉलर द क्वांटिटी needed, more will be its power. लिख लीजिए, the smaller the quantity, higher will be the coagulating power. इसको कोगुलेटिंग वैल्यू या फ्लॉकुलेशन वैल्यू भी कहते हैं। हम कहेंगे फ्लॉकुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ इफेक्टिव आयन। नहीं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इफेक्टिव आयन। अगर इफेक्टिव आयन का चार्ज ज्यादा है तो उसकी क्वांटिटी कम रिक्वायर्ड है, तो उसकी फ्लॉकुलेशन वैल्यू भी कम है। फ्लॉकुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ इफेक्टिव आयन। इस रूल की यही ड्रॉबैक है कि अगर चार्ज सेम है फिर किसकी पावर क्या होगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताता। हाँ, मोल्स को मिली मोल्स, इसकी यूनिट नहीं लिखते पर एक्चुअली वो मिलीमोल्स में ही है क्वांटिटी। ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लो सेम चार्ज वाले सोल होते, सेम चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl है, KVR है, KI है, फिर क्या कहते हैं किसकी पावर ज्यादा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहते, सिर्फ बैलेंसी के बारे में कहते हैं। जैसे कि एक न्यूमेरिकल लिखो जरा इस पे, ये है फॉर coagulation of 100 milliliter arsenic sulfide sole, 5 milliliter of 1 molar NaCl is required. 5 milliliter of 1 molar NaCl is required. What is its flocculation value? फ्लॉकुलेशन वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट की होती है। What is its flocculation value?
क्या करेंगे हम? पहले तो 100, हाँ बिल्कुल आदित्य, ठीक है आंसर तुम्हारा। 100 मिलीलीटर के लिए कितने मिलीमोल्स, तो पहले तो मिलीमोल्स डालें, मिलीमोल्स निकालें। मिलीमोल्स क्या होते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यही है। हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 1, वॉल्यूम है 5, तो 5 मिलीमोल्स किसके लिए? 100 मिलीलीटर के लिए। तो 1000 मिलीलीटर के लिए कितने होंगे? 50, तो इसकी फ्लॉक्युलेशन वैल्यू 50 हो गई। निर्मल जरा प्रोजेक्टर देखना है। So 100 milliliter Sol require 5 millimoles. So 1000 milliliter will require 50 millimoles. तो हमारा आंसर 50 हुआ. Flocculation value is 50. मुझे बताओ ये टर्म समझ में आई? कैसे निकालते हैं फ्लॉक्युलेशन वैल्यू? देखो तो 100 मिलीलीटर के लिए 5 मिलीलीटर 1 मोलर NaCl डाला, तो हमने NaCl के मिलीमोल्स निकाल लिए जो कि 5 आए। ये 5 आर फॉर 100 मिलीलीटर, तो हमें आंसर निकालना है फ्लॉक्युलेशन वैल्यू का 1 लीटर, दैट इज 1000 मिलीलीटर के लिए, तो अपने आप वो 50 हो गया। ये फ्लॉक्युलेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया? चले आगे। जैसे एलम्स यूज किए जाते हैं टू प्योरीफाई वाटर, एलम्स आर यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर। जैसे रिवर वाटर है, इसमें क्ले वगैरह इस तरह के पार्टिकल होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है, तो जो वाटर है इट हैज नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज ऑफ क्ले। तो इसके लिए एलम्स में जो एल्यूमिनियम +3 आयन है, इट इज द बेस्ट कोगुलेंट। तो एलम्स वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे हैव इफेक्टिव आयन एल्यूमिनियम आयन which is best coagulant for negatively charged dust or clay particles. तो अगर वाटर में एलम्स डाल देंगे, थोड़ी देर के बाद ये क्ले पार्टिकल सेटल हो जाएंगे और इस तरह से वाटर प्योरीफाई हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेशन पर बेस्ड है ना। Alums are used to purify water which is having negatively charged dust or clay particle. तो एलम्स ही क्यों लिया? क्योंकि जितने भी एलम्स है उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का एल्यूमिनियम आयन इज ए बेस्ट कोगुलेंट। एलम्स का फॉर्मूला होता है पोटाश एलम का पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। इसी तरह से एलम्स को ferric chlorides and alums are used as static agent. अगर कहीं चोट लग जाए, ब्लीडिंग हो रही है, तो कई बार एलम फिटकरी का पाउडर भी लगा दिया जाता है या FeCl3 का सोल्यूशन भी लगा देते हैं। These solution act as a seal. ये क्या करते हैं? ब्लड में जो प्लाज्मा है जो नेगेटिवली चार्ज है उनको कोगुलेट कर देते हैं। फेरिक क्लोराइड में Fe+3 आयन है, एल्यूमिनियम +3 आयन है, जिनके पावर वैलेंसी ज्यादा है तो इनकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, तो ये ब्लड में जो नेगेटिवली चार्ज प्लाज्मा है उसको कोगुलेट कर देगा। जो कोगुलेंट है दैट एक्ट एज ए सील, और इस तरह से जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। तो स्टैटिक एजेंट विच आर यूज्ड टू अरेस्ट ब्लीडिंग। So why these are used? Because of the presence of effective ion which have high valency. Alums and FeCl3 used as a styptic agent used to arrest bleeding as effective positive ion coagulate and act as a seal.
इसी तरह से तुमने ये सुना होगा डेल्टा फॉर्मेशन, जहां रिवर वाटर सी वाटर से मिक्स होता है वहां डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली है क्या, रिवर वाटर इज रिच विद क्ले पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज है, एंड सी वाटर इज रिच विद इलेक्ट्रोलाइट। तो जब रिवर वाटर सी वाटर से जहां मिक्स होता है वहां पर रिवर वाटर के कोलाइडल पार्टिकल का कोगुलेशन हो जाता है। तो जो डेल्टा बनता है वो उसमें सारे कोगुलेटेड कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, सैंड क्ले वगैरह। तो वो जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है ये बेस्ड है इसी प्रिंसिपल पर। तो अगला इसी का देख लीजिए, डेल्टा फॉर्मेशन। Delta formation is due to coagulation of colloidal particle of river water by sea salt. As river water is rich with sand, clay, which carry negative charge. And sea water is rich with sodium, magnesium, calcium. So coagulated part जो हमें डेल्टा के फॉर्म में नजर आता है। इसी तरह से एक सुना होगा तुमने आर्टिफिशियल रेन, जहां पर बारिश नहीं होती तो एटमॉस्फेयर में इतने सारे पोल्यूटेंट गैसेस आ जाते हैं, तो वहां आर्टिफिशियल स्प्रे करवाया जाता है, जिससे क्या आता है, जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं। जो स्प्रे करवाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का करवाते हैं, और उससे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं। तो अगला इसका एग्जांपल है आर्टिफिशियल रेन। So clouds having charge कई बार तुमने सुना होगा जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गए, जो थंडर स्टॉर्म वगैरह आता है तो उसमें क्या ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड कंबाइन हो जाते हैं, एंड दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ हेवी रेन। तो वहां म्यूचुअल कोगुलेशन होगा, दो क्लाउड जो ऑपोजिटली चार्ज थे वो कंबाइन हो गए और काफी बारिश हो गई। जहां नहीं होती वहां आर्टिफिशियली करवाई जाती है। सो क्लाउड्स हैविंग चार्ज आर sprayed oppositely charged particle, oppositely charged dust, sand, और कुछ प्रेसिपिटेट होते हैं जैसे सिल्वर आयोडाइड, ये भी यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइस की तरह होता है, तो जो क्लाउड्स हैं उनमें जो वाटर कंडेंस फॉर्म में रहता है ना, आइस की फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, छोटी होती हैं इसलिए ऊपर ही रहती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सिल्वर आयोडाइड सैंड या डस्ट पार्टिकल का स्प्रे करके उनका चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो नीचे सेटल हो जाएंगे। ऑपोजिटली चार्ज डस्ट पार्टिकल एंड responsible for artificial rain। जो नेचुरल डिजास्टर है क्लाउड बर्स्ट, वो इसी वजह से होता है जब ऑपोजिटली चार्ज म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाए। is example of
म्यूचुअल कोगुलेशन। नहीं हो रही हो तो आर्टिफिशियली कोगुलेट करा दो, ठीक है, अदरवाइज ये आपस में टकरा के तो वैसे ही कोगुलेट कर देते हैं। ऐसे ही लेदर इंडस्ट्री में क्रोम टैनिंग की जाती है। तुम्हें पता है लेदर के ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो कोलाइडल स्टेट ही है, तो इसको क्रोमियम सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। क्रोमियम +3 चार्ज इतना ज्यादा है, इससे बेस्ट कोगुलेंट, तो म्यूचुअल कोगुलेशन हो गया ना। जो लेदर के ऊपर सॉफ्ट टिश्यूज हैं हमें उसको हटा के हार्ड लेदर में चेंज करना है, इसी को क्या कहते हैं, टैनिंग, टैनिंग ऑफ लेदर। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको डिप कर देते हैं क्रोमियम ऑक्साइड सोल्यूशन में। क्रोमियम ऑक्साइड सोल्यूशन भी एक तरह का कोलाइडल सोल है। ये क्या करेगा, सॉफ्ट टिश्यूज जो कोलाइडल स्टेट में है उनका म्यूचुअल कोगुलेशन कर देगा, और इस तरह से वो सॉफ्ट टिश्यूज निकल जाएंगे और हार्ड लेदर रह जाएगा। तो अगला प्रिंसिपल है जो कि म्यूचुअल कोगुलेशन पर बेस्ड है, क्रोम टैनिंग। क्रोम टैनिंग ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। एनिमल लेदर is soft due to presence of fine globules of oil and fat in the pores of skin, which are in colloidal state. When soft tissues are dipped in, placed in soft leather, मतलब skin, is placed in salt solution, these globules are coagulated. और सेटल हो जाते हैं नीचे वाटर में। और जनरली क्रोमियम सॉल्ट्स आर यूज्ड। क्यों यूज किए जाते हैं समझ में आ गया होगा। एलम्स भी कर सकते हैं क्योंकि चार्ज ज्यादा है, ज्यादा चार्ज है, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। और इसकी जगह पर जैसे क्रोम टैनिंग है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्रोमियम सॉल्ट का, हाइड्रेटेड क्रोमियम ऑक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन। इन क्रोम टैनिंग हाइड्रेटेड क्रोमियम ऑक्साइड सोल, जो कि पॉजिटिव सोल है, आर यूज्ड फॉर म्यूचुअल कोगुलेशन। बाकी कोई इलेक्ट्रोलाइट भी डाल के कोगुलेट किया जा सकता है, पर हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं जिसका चार्ज स्किन के चार्ज से ऑपोजिट होगा। तो ये कुछ एग्जांपल जो बताएं इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, म्यूचुअल कोगुलेशन की भी और इसकी भी। बाकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, बट इट इज वन ऑफ द मेथड। पॉजिटिव के लिए ये 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो पावर किसकी ज्यादा है। सो अब तक हमने किया कि कोगुलेट कैसे करते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइट डालें फिर भी कोगुलेट ना हो, मतलब एक कोलाइडल सोल है जो इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोगुलेट हो जाता है, अगर हम चाहते हैं कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा कर दी जाए कि इलेक्ट्रोलाइट डालने पर भी वो कोगुलेट ना हो, तो ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो अगला टर्म आता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड,
ये लिखने से पहले सुन ले जरा ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस पे भी क्वेश्चन हमेशा कि आदित्य सुन ले। हाँ तेजस लिख लिया। सुने ध्यान से कि लायोफिलिक सोल्स तुम्हें पता है स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी मीडियम के लिए अफिनिटी ज्यादा होती है। लायोफोबिक सोल की स्टेबिलिटी कम है क्योंकि उनकी मीडियम के लिए अफिनिटी भी कम है। तो होता क्या है, हम एक लायोफोबिक सोल में, सुनना इसको ध्यान से, एक लायोफोबिक सोल में लायोफिलिक सोल ऐड कर देते हैं। और लायोफिलिक सोल क्या करता है, लायोफोबिक सोल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। अब प्रोटेक्टिव लेयर बनाने से क्या होगा, अब लायोफिलिक सोल को तो चार्ज होता भी नहीं है, बिना चार्ज के भी वो तो रह जाते हैं। तो उसने क्या किया, लायोफिलिक सोल ने उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। उस लेयर की वजह से उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसका असर ही नहीं हुआ। काफी देर तक वो सोल प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहा, मतलब उसमें कोगुलेशन नहीं हुआ। तो ये उस लायोफिलिक सोल की प्रोटेक्टिव पावर थी। अगर हमें लायोफिलिक सोल बहुत कम डालना पड़ा फॉर प्रोटेक्शन, इसका मतलब उस लायोफिलिक सोल की प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा थी। अगर हमें बहुत ज्यादा लायोफिलिक सोल डालना पड़ रहा है, इसका मतलब उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम है, हमें ज्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको कहते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है कि गोल्ड सोल, तुम्हें पता है गोल्ड सोल ये रेड कलर का होता है, रेड गोल्ड सोल, जब ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो रेड गोल्ड सोल इसका हमने लिया 1 मिलीलीटर, और उस 1 मिलीलीटर गोल्ड सोल में 1 मिलीलीटर नहीं सॉरी 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल लिया और उसके अंदर 1 मिलीलीटर 10% NaCl डाल दिया। सुना ध्यान से, हमने गोल्ड सोल लिया 10 मिलीलीटर और उसमें हमने 1 मिलीलीटर 10% NaCl डाल दिया। जैसे NaCl डाला, गोल्ड का कलर रेड से ब्लू होने लगा। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि जब ये प्रेसिपिटेशन होने लगता है, गोल्ड के पार्टिकल बड़े होने लगते हैं, उसका कलर रेड से ब्लू होने लगता है। तो जैसे ही उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा। एट दैट टाइम हमने उसमें लायोफिलिक सोल डालना शुरू कर दिया। कितने मिलीग्राम्स, मिनिमम अमाउंट मिलीग्राम्स में हमें लायोफिलिक सोल का डालना पड़ा टू प्रिवेंट कलर चेंज। गोल्ड सोल का कलर चेंज रोकने के लिए, कहने का मतलब गोल्ड सोल का कोगुलेशन रोकने के लिए हमने कितने मिलीग्राम लायोफिलिक सोल डाला 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल में, ऑन एडिंग 1 मिलीलीटर 10% NaCl। उस मिलीग्राम्स को हम क्या कहते हैं, उस लायोफिलिक सोल का गोल्ड नंबर। अगर लायोफिलिक सोल का गोल्ड नंबर ज्यादा था, मतलब हमें ज्यादा अमाउंट डालना पड़ा, ज्यादा मिलीग्राम डालने पड़े, मतलब उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम थी। ठीक है, तो मोर द गोल्ड नंबर लेस विल बी इट्स प्रोटेक्टिव पावर। कोगुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रेसिपिटाइज कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको कोलाइडल स्टेट में ही रख रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं बाय एडिंग लायोफिलिक सोल। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, पहले तो रीजन लिख लीजिए कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। लायोफोबिक सोल्स आर less stable than lyophilic soul. So lyophilic soul can be used, lyophilic souls can be used to protect, can be used as protective colloid, can be used as protective colloid for lyophobic soul. Via formation of a thin layer around lyophobic soul.
thus preventing them from coming closer. क्योंकि एक तो समटाइम्स दे डोंट हैव चार्ज, और दूसरा मीडियम को अपने चारों तरफ रखना चाहेंगे क्योंकि उसकी मीडियम के लिए अफिनिटी ज्यादा है। इस तरह से पार्टिकल एग्रीगेट नहीं होंगे और वो कोलाइडल स्टेट में ही रहेंगे। और जो टर्म हम यूज करते हैं वो क्या थी? गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर is used to express protecting power of lyophilic soul. और इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसे जेलेटिन है ना, इसका गोल्ड नंबर बहुत कम होता है और पोटैटो स्टार्च का बहुत ज्यादा होता है। मतलब पोटैटो स्टार्च हमें बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा तब जाके प्रोटेक्ट करेगा, जबकि जेलेटिन बहुत कम डालना पड़ेगा और थोड़ी सी क्वांटिटी से ही वो प्रोटेक्ट कर देगा। डेफिनेशन लिखिए। गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक सोल इज, हाँ ये लिख लिया आपने यहाँ तक? Gold number of lyophilic soul is gold number of lyophilic soul is the minimum amount of lyophilic soul in milligrams. फ्लक्चुएशन वैल्यू थी मिली मोल्स में, है ना? ये मिलीग्राम्स में। lyophilic soul in milligrams which prevent the coagulation of 10 milliliter गोल्ड सोल, जो कि रेड होता है, रेड गोल्ड सोल अगेंस्ट 1 milliliter 10% NaCl solution. और precipitation is indicated by color change. The precipitation is indicated by color change from red to blue. Red to blue when particle size increases. Particle size just increases. तो हमने उसी टाइम पर जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे, इमीडिएटली हमने लायोफिलिक सोल डाल दिया। धीरे धीरे डालते गए, जितनी क्वांटिटी डालने के बाद उसका कलर चेंज होना बंद हो गया, उस क्वांटिटी को मिलीग्राम्स में हम क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। हायर द गोल्ड नंबर, लेसर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर। हायर द गोल्ड नंबर, lesser will be protective power of lyophilic soul. तो जेलेटिन का गोल्ड नंबर लोएस्ट है और पोटैटो स्टार्च का हाईएस्ट है। ये डेफिनेशन थोड़ी बहुत समझ में आए? जैसे तुमने कई बार देखा होगा, जैसे घर में आइसक्रीम जब बनाई जाती है तो उसमें ज्यादातर जो है तुम्हें उसमें आइस पार्टिकल नजर आते हैं, मतलब क्रीम भी फ्रीज हो जाती है पर साथ में वाटर भी फ्रीज हो जाता है।
और जब खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि क्रीमी टच नहीं आता, लेकिन मार्केट से जब हम लेते हैं बिल्कुल क्रीम जैसी होती है, उसमें हम नजर ही नहीं आते, हमें आइस पार्टिकल नहीं नजर आते ना, क्योंकि उसमें जेलेटिन डाला जाता है। जेलेटिन एक तरह के प्रोटेक्टिव पावर का काम करता है, वो क्रीम को वाटर से डिटैच ही नहीं होने देता। क्रीम क्या है, एक तरह से फैट इन वाटर वाला सोल्यूशन है, तो अगर उसमें जेलेटिन डाल दिया जाएगा तो वो क्रीम के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा और वाटर को उसके साथ हमेशा अटैच रखेगा। अब तुम देखो, अगर जेलेटिन की जगह स्टार्च डालते तो स्टार्च का ही टेस्ट आता है आइसक्रीम में, क्योंकि जेलेटिन तो बहुत थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स प्रोटेक्टिव पावर इज मोर। इसका गोल्ड नंबर इतना कम है, इसकी प्रोटेक्टिव पावर इतनी ज्यादा है कि बिना टेस्ट चेंज किए हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जेलेटिन इज एडेड इन आइसक्रीम एज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड। लिख सकते हो एग्जाम्पल, सो दैट it will not allow cream to separate from water. Gelatin is added in ice cream as a protective colloid. Gelatin is used in ice cream as a protective colloid. It doesn't allow cream to be separated from water. क्योंकि क्रीम तो हाइड्रोफोबिक होती है। Gelatin is added in ice cream as a protective colloid. It doesn't allow cream to be separated from water. आप समझ सकते हैं कि स्टार्च क्यों नहीं डाला हमने, स्टार्च की क्वांटिटी बहुत ज्यादा डालते तब जाके वो प्रोटेक्ट करते। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, एक न्यूमेरिकल लिख लो। ये है, लिखिए जरा न्यूमेरिकल। द कोगुलेशन ऑफ 100 milliliter colloidal solution of gold is completely prevented by addition of 0.25 gram starch to it before adding 10 milliliter 10% NaCl solution. Calculate gold number. पहले तो मुझे बताओ ये 10 मिलीलीटर क्यों बोला? इससे पहले मैंने 1 मिलीलीटर 10% NaCl बोला था, क्योंकि तब गोल्ड सोल कितना था? 10 मिलीलीटर। अभी 100 मिलीलीटर है तो उसमें 10 मिलीलीटर ही डालेंगे ना। अभी देखो 100 मिलीलीटर के लिए 0.25 ग्राम डाला जा रहा है, तो 10 मिलीलीटर के लिए कितने ग्राम डाला जाएगा? हाँ, आंसर बिल्कुल ठीक है। 100 मिलीलीटर के लिए 0.25, तो 10 मिलीलीटर के लिए कितना? 0.025 ग्राम्स। पर आंसर तो हमें किस में देना? मिलीग्राम्स में। इनटू 1000 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। तो गोल्ड नंबर ऑफ milligrams of lyophilic soul by volume of soul into 10। यही करेंगे ना कि इतने वॉल्यूम के लिए इतना, तो 10 के लिए कितना। तो हमारे पास ग्राम्स थे, तो पहले तो हमने ग्राम्स को चेंज कर दिया मिलीग्राम्स into 1000 करके। इतने मिलीग्राम्स हमने लायोफिलिक सोल डाला, कितने सॉल्यूशन के लिए? 100 मिलीलीटर के लिए, तो 10 के लिए कितना? तो हमारा गोल्ड नंबर क्या हो गया? 25। ये समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट गोल्ड नंबर? हमने 100 मिलीलीटर में 0.25 मिलीग्राम 2.25 ग्राम डाला, तो पहले तो 0.25 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज कर लो into 1000 करके। तो 100 के लिए इतने मिलीग्राम, तो 10 के लिए कितने मिलीग्राम? जब गोल्ड सोल रेड कलर का होता है
तो उसकी एक स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन होती है। देखो फिक्स तो होगी नहीं क्योंकि होमोजीनियस तो है नहीं, एक रेंज होगी ना, तो हमें तो कलर से वो रेंज देखनी है, राइट। जैसे गोल्ड नंबर टर्म यूज करते हैं ना, ऐसे एक टर्म और यूज की जाती थी पहले, उसको कहते हैं कॉन्गो रूबी नंबर। बहुत कम पूछा गया है इस पे, बट एक बार आया हुआ है, कॉन्गो रूबिन नंबर। ये भी प्रोटेक्शन पावर के लिए ही यूज किया जाता है, ओस्टवाल्ड ने बताया था उसको। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, amount of protective colloid which prevent color of, इसमें डाई यूज करते हैं कॉन्गो रूबिन डाई, कलर ऑफ which prevent color change, which prevent color change of 100 milliliter 0.01% Congo Robin dye on adding 0.16 gram equivalent, या मोल्स भी कह सकते थे, ऑफ KCl, क्योंकि KCl के तो ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स एक ही जैसे x1 है ना, मतलब ये 100 मिलीलीटर 0.01% कॉन्गो रूबिन डाई है, इसका कलर चेंज रोकने के लिए ऑन एडिंग दिस इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रोटेक्टिव कॉलॉइड डालना पड़ा, उसकी क्वांटिटी को, ये भी मिलीग्राम्स में ही है, अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड इन मिलीग्राम्स। पर ज्यादातर जो टर्म यूज की जाती है वो कौन सी है? गोल्ड नंबर। मतलब एनसीईआरटी में तुम्हारे गोल्ड नंबर ही दिया हुआ है। हाँ जी, ये समझ में आया सबको? कोगुलेशन भी प्रोटेक्शन भी दोनों चीजें हो गई, कोगुलेशन इलेक्ट्रोलाइट डाल के और प्रोटेक्शन लायोफिलिक सोल डाल के। थोड़ा इस टॉपिक में थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, बट इतनी बोरिंग नहीं है इसकी थ्योरी, थोड़ा सा समझ के करोगे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगला जो कोलॉइड है इमल्शन, कॉन्गो रूबिन रोबिन ROBI है, कॉन्गो रोबिन डाई। क्या बताया था इमल्शन के लिए? कौन से सॉल्यूशन को इमल्शंस कहते हैं? इसमें दोनों फॉर्म क्या हो? लिक्विड, बोथ आर लिक्विड। दो तरह के इमल्शंस होते हैं, एक होते हैं ऑयल इन वाटर और दूसरे होते हैं वाटर इन ऑयल। O in W ऐसे करके, या W in O। कोई एग्जांपल बताओगे? मिल्क किस में आएगा? ऑयल इन वाटर। और बटर, मोल्टन बटर, वाटर इन ऑयल में। मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ऑयल इन वाटर, कोल्ड क्रीम, वाटर इन ऑयल। कोल्ड क्रीम में ऑयल ज्यादा, क्रीम ज्यादा होती है ना, तो वो वाटर इन ऑयल में आ जाए। जो वैनिशिंग क्रीम्स वगैरह है उसमें वाटर ज्यादा होता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम में मॉइस्चर ज्यादा होती है, वाटर ज्यादा होता है। लेकिन जो कोल्ड क्रीम होती है उनमें क्रीम ज्यादा होती है, तो वो ऑयल इन वाटर में आएगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो पता है वाटर और ऑयल दो सेपरेट लेयर बनाते हैं, तो कोलाइडल फॉर्म में लाने के लिए उनके बीच में एक बाइंडिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, जिसको कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे मिल्क में इमल्सिफायर, नेचुरल इमल्सिफायर होता है प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन होती है जो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करती है।
जो एक तरफ से ऑयल को पकड़ लेती है, दूसरी तरफ से वाटर को पकड़ लेगी और उनको डिटैच नहीं होने देगी। तो यहाँ लिख लीजिए दैट इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर, या इमल्सिफायर और emulsifying agent are required to prepare emulsion. They act as a stabilizing agent. They act as stabilizing agent for emulsion. नेचुरल इमल्सिफायर मिल्क में जो होता है वो है कैसीन प्रोटीन, और आर्टिफिशियल इमल्सिफायर सोप डिटर्जेंट ये सब इमल्सिफायर है। इसका मतलब इमल्सिफायर में भी दो एंड्स होंगे, एक नॉन पोलर और एक पोलर एंड। नॉन पोलर एंड पर वो फैट को पकड़ लेगा और पोलर एंड पर वो वाटर के साथ अटैच हो जाएगा। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स दे हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर। Emulsifier have both polar and non-polar part, and they form a protective layer around each droplet of oil. ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे लुब्रिकेंट काम करता है ना मशीन के लिए, फ्रिक्शन को कम करता है, वैसे ही फ्रिक्शन को कम करते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड ईच ऑयल ड्रॉपलेट। इमल्सिफायर का काम है टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू फेजेस, ऑयल एंड वाटर फेजेस, उनके बीच के इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट दोनों के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है ना, अटैच कर लेता है दोनों एंड से, दोनों, नहीं तो ऑयल और वाटर के बीच में कोई अफिनिटी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, जैसे इंक में भी गम वगैरह यूज की जाती है, इंक में डाली जाती है अरेबिक गम, तो वो एक तरह के इमल्सिफाइंग एजेंट का भी काम करती है, ऑयली जो पेंट वगैरह होते हैं। अब ये जो दो तरह के इमल्शन थे, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा इमल्शन है? एक है फिल्टर पेपर टेस्ट। अगर फिल्टर पेपर पे एक ड्रॉप मिल्क की डाल दो तो इतना ग्रीजी मार्क नहीं आएगा, बटर की डाल दो तो ग्रीजी हो जाएगा ना पेपर, वहां से पता चल जाता है कि ये कौन से टाइप का इमल्शन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन के लिए पहला टेस्ट है फिल्टर पेपर टेस्ट। Greasy mark on paper shows that it is water in oil, medium oil है। Detection of emulsion, type of emulsion। पहला फिल्टर पेपर टेस्ट हो गया। दूसरा डाइल्यूशन टेस्ट। तो मिल्क में जितना मर्जी चाहो वाटर ऐड कर सकते हो ना, ऐड हो जाता है। बटर में डाल सकते हो, बटर में वाटर डालो अलग ही लेयर बन जाती है, क्योंकि उसका मीडियम वाटर नहीं है। तो अगर एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा सकता है, इसका मतलब कि वो मीडियम इज वाटर और डिस्पर्स्ड फेज इज ऑयल। सो इफ an emulsion is diluted, if an emulsion can be diluted, it will be oil and water। जैसे कि मिल्क है, बटर can't be diluted, तो बटर क्या हुआ? वाटर इन ऑयल। तीसरा इसका टेस्ट आता है डाई टेस्ट।
अगर मान लो हमारे पास ऑयल एंड वाटर वाला इमल्शन है, हम उसमें ऑयल सॉल्युबल डाई डालें तो क्या होगा? तो क्या होगा? पूरा वाटर कलरलेस होगा, बीच में ड्रॉपलेट्स कलर्ड नजर आएंगी, क्योंकि जो बीच में डिस्पर्स फेस थी ऑयल की वो कलर्ड हो गई। लेकिन अगर ये वाटर इन ऑयल होता तो होल सोल्यूशन विल गेट कलर्ड, क्योंकि पूरा जो सोल्यूशन था ऑयल वाला वो उसने पूरे ऑयल सॉल्युबल डाई को डिसॉल्व कर दिया। ये समझ में आया? तो डाई टेस्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप का सोल्यूशन। अगर हमने ऑयल सॉल्युबल डाई डाला तो इसके अंदर तो हमें कलर ड्रॉपलेट नजर आएंगे, इसमें तो होल सोल्यूशन विल गेट कलर। हो गया? इमल्शन इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं ना इस तरीके से। एक कंडक्टेंस टेस्ट, मान लो हमारे पास सॉल्यूशन है और उसमें हमने सॉल्ट डाला, अगर उसकी कंडक्टेंस बढ़ गई सॉल्ट डालने पर तो उसका मीडियम वाटर था, क्योंकि सॉल्ट डालने से सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हुआ, वाटर की कंडक्टेंस बढ़ा दी। लेकिन अगर सॉल्ट डालने से भी कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब उसका मीडियम क्या है? ऑयल। तो कंडक्टेंस टेस्ट भी है जिससे पता चल जाता है किस टाइप का इमल्शन है। कंडक्टेंस टेस्ट, if on adding salt conductance of solution increases, it will be oil in water immersion। O/W उसका मतलब यही है। अरेबियन कंट्रीज में जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ऑयल के साथ इमल्शन बना देता है, तो वहां से जब भी वाटर निकाला जाएगा उसमें ऑयल इमल्शन की फॉर्म में आ जाएगा, और उसको सेपरेट करना इकोनॉमिकली काफी कॉस्टली पड़ता है। तो डैमेजिंग इफेक्ट भी है इमल्शन के, बट कई एप्लीकेशंस भी है इमल्शंस की। जैसे हमारी बॉडी में भी इमल्सिफाइंग फैट को डिसॉल्व करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, उसके बाद ही फैट मेटाबोलाइज होती है। कौन सा होता है इमल्सिफायर फैट के लिए? मेडिकल स्टूडेंट? बाइल जूसेस होते हैं, और भी कोई एंजाइम है जो लिपिड को, इमल्शंस को, ऑयल को डिसॉल्व करता हो? बाइल जूसेस तो है ही, और भी कोई होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस? मेडिकल स्टूडेंट? ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन तो नहीं, लाइपेज? मेडिकल वालों का ज्यादा ही बुरा हाल है। चलो, डिमल्सिफिकेशन। डिमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? सेपरेट करना, ऑयल और वाटर को सेपरेट करना। डिमल्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग इमल्शन, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग emulsion back to oil and water is demulsification। जैसे घर में जो हम मिल्क से चीज बनाते हैं वो डीमल्सिफिकेशन कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, उसमें एसिड डाल देते हैं, इससे क्या होता है, कैसीन जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाती है। जब उनके बीच का इमल्सिफायर प्रोटीन था वो डीनेचर्ड हो गया, तो अब ऑयल और वाटर, तो फैट और वाटर सेपरेट हो जाएंगे, और ये डीमल्सिफिकेशन है। तो ये कैसे किया जा सकता है? बाय एडिंग केमिकल्स, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे क्रीम, मिल्क से क्रीम सेपरेट करने के लिए स्पीड से उसको रोटेट किया जाता है, डिमल्सिफिकेशन हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। इवन सम टाइम फ्रीजिंग और एक्सेस बॉइलिंग, इन सब से डिमल्सिफिकेशन हो सकता है। कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, सारे वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ऑयल सेपरेट हो गया।
और जो इमल्शन है उसकी एक लेयर से सारा वाटर निकल जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस को डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। और मिल्क का तो डिमल्सिफिकेशन हमें पता है, एसिड डालने से डिमल्सिफिकेशन होता है। ये हमारे इमल्शंस खत्म हुए। अब सरफेस केमिस्ट्री में हमारा आई थिंक हाफ एन आवर का थोड़ा सा रह गया है। जेल है और एक एडसॉर्प्शन इंडिकेटर, एडसॉर्प्शन इंडिकेटर तो सैटरडे को करेंगे हम। और ये बुकलेट के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके लाना, प्लीज अभी कर लेना। अब तुम इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाद में नहीं होंगे। संडे को इसका टेस्ट है सरफेस केमिस्ट्री का, इसलिए बेटर है आज जाके जब पढ़ो तो ऐसे टेस्ट की तरह ही पढ़ो, ठीक है। संडे को टेस्ट अगर यहाँ भी हो सकता है, और आई थिंक इन्होंने लाजपत राय भवन में भी रखा हुआ है संडे को टेस्ट, तो लाजपत राय भवन में भी हो जाएगा। संडे को कौन सा ओलंपियाड है? संडे को बड़ा जल्दी हो गया। कोई बात नहीं, तुम ऑनलाइन दे देना आदित्य अगले दिन, ठीक है। जिनका ओलंपियाड का पेपर है वो अगले दिन दे देना। तुम्हें सैटरडे को बता दूंगी मैं कि तुम्हें यहाँ आना है ऑनलाइन टेस्ट के। मेडिकल वाले तो बेटर है दे ही दें आके टेस्ट। अगर लाजपत राय भवन में हुआ तो वहां कर लेना, नहीं तो यहाँ पर लेवल 1 लेवल 2 जो भी है। बट सैटरडे को मैं स्टार्ट करूंगी सॉलिड स्टेट, इसके बाद सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट जरा पढ़ के आना थोड़ा सा, जस्ट हैव ए व्यू कि हाँ क्या क्या था उसके अंदर नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को, क्योंकि अब ये तो थोड़ा सा रह गया है, 20-25 मिनट का रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जल्दबाजी में नहीं खत्म करेंगे। और सैटरडे को सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट करके लाना, ताकि उसके जो भी डाउट्स हो क्लास में हम कर सकें, ठीक है। जा सकते हैं हम। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने भेजा तो नहीं हुआ? हाँ आदित्य, तुम्हारे पास पुराने ओलंपियाड के पेपर है ना, तो वो कर लेना 2-3 पेपर रिपीट होने क्वेश्चन। यस मैम, वही कर रहा था मैं। पिछले 3-4 सालों के जो ओलंपियाड के पेपर है ना वो देख लेना, उसमें ऑर्गेनिक ज्यादा डोमिनेट करती है। यस मैम। तुमने की हुई है? यस मैम।